क्लास 9th एनसीईआरटी हिस्ट्री पार्ट 4। आधुनिक विश्व में चरवाहे। पहाड़ों में गुज्जर, बकरवाल, कश्मीर ये लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। ये जाड़ों में शिवालिक की निचली पहाड़ियों में, गर्मियों में पीर पंजाल पार कर कश्मीर घाटी में तथा मौसम अनुसार अपना ठिकाना बदलते रहते हैं। गद्दी हिमाचल प्रदेश ये भी चरवाहा समुदाय है जो मौसम अनुसार जाड़ों में शिवालिक की निचली श्रेणियों तथा गर्मियों में लाहौल और स्पीति में बिताते हैं। गुज्जर, गढ़वाल और कुमायूं ये सर्दियों में भाबर पहाड़ियों के निचले हिस्से में शुष्क जंगली इलाका की तरफ तथा गर्मियों में ऊपरी घास के मैदान, बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर घास के मैदान की तरफ चले जाते हैं। हिमालय के पर्वतों में भोटिया, शेरपा तथा किन्नौरी, पठारों, मैदानों तथा रेगिस्तानों में धंगर, महाराष्ट्र ये चरवाहे कंबल तथा चादर भी बनाते थे तथा भैंस पालते थे। धंगर चरवाहे बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में अर्ध शुष्क इलाके, अक्टूबर के आसपास पश्चिमी की तरफ कोणार्क के इलाके में रहते थे। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सूखे मध्य पठार, घास और पत्थरों के आटे। इन प्रदेशों में गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरुमा और करूबा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये सूखे महीनों में तटीय इलाके की तरफ चले जाते थे। बंजारे ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाके में रहते थे। ये चारागाहों की खोज में दूर दूर जाते थे तथा किसानों को अनाज के बदले खेती के जानवर बेचते थे। रायका राजस्थान ये खेती के साथ साथ चरवाही का काम भी करते थे। बरसात में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका इन्हीं इलाके में रहते थे, पर अक्टूबर आते आते चारागाह सूखने पर ये दूसरी जगह चले जाते थे। रायका का एक तबका ऊंट तो अन्य भेड़ बकरियां पालते थे। औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन। चारागाह सिमट गए। इधर उधर जाने पर पाबंदी लगने लगी और लगान में वृद्धि हुई। अंग्रेज सरकार चारागाहों को बेकार समझते थे तथा खेती की जमीनों में बदलकर कुछ खास लोगों को सौंप देते थे ताकि जूट, कपास, गेहूं इत्यादि का उत्पादन बढ़े और सरकारी खजाने को लाभ हो। 19वीं सदी के मध्य तक वन अधिनियम लगाकर देवदार, साल आदि के जंगलों को आरक्षित घोषित किया गया तथा चरवाहों को उनमें जाने पर पाबंदी लगाई गई। जंगलों में रहने के लिए परमिट जारी किया जाता था जिसकी वैधता निश्चित थी। 1871 में अपराधी जनजाति अधिनियम लाकर दस्तकारों, व्यापारियों तथा चरवाहा समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में डाल दिया
गया। अंग्रेजों ने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की अन्य वस्तुओं और मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। 19वीं सदी के मध्य तक चरवाही टैक्स प्रति मवेशी टैक्स काफ़ी बढ़ गया था। 1850 से 1880 के बीच बोली लगाकर ठेकेदारों को टैक्स वसूली का कार्य दिया गया। प्रत्येक चरवाहे को पास जारी किया गया था, जिसे दिखाकर ही वे चारागाहों में प्रवेश कर सकते थे। चारागाहों की संख्या घटती गई, इस कारण उसका बेहिसाब इस्तेमाल होने लगा, जिससे उनका स्तर गिर गया। जानवरों की सेहत खराब होने लगी। चारे की कमी, बार बार अकाल की वजह से कमजोर जानवर अधिक संख्या में मरने लगे। बदलावों का सामना, कुछ चरवाहों ने जानवरों की संख्या कम कर दी तो कुछ नए चारागाहों तक पहुँचे। धनी चरवाहे जमीन खरीदकर स्थायी रूप से बस गए। नियमित खेती या व्यापार करने लगे तो गरीब चरवाहे सूदखोरों के कर्ज लेकर समय काटने लगे। मवेशी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बन गए। अफ्रीका में चरवाहा जीवन, यहाँ दुनिया की आधी से अधिक चरवाहों की आबादी है, जिनमें बेदुइन्स, बर्बेर्स, मसाई, सोमाली, बोराना और तुर्काना प्रमुख चरवाहा समुदाय है। इनमें से ज़्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदानों में रहते हैं, जहाँ खेती नहीं होती। ये चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं। कुछ चरवाहे दूध, मांस, पशुओं की खाल, ऊन इत्यादि बेचते हैं, तो कुछ व्यापार और यातायात संबंधी कार्य भी करते हैं। उपनिवेशवाद का प्रभाव, मसाई समुदाय पूर्वी अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य में औपनिवेशिक शासन से पहले मसाईलैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदान स्तेपीज तक फैला था। 1885 में ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाईलैंड को 2 भागों में बांट दिया गया तथा मसाइयों को उत्तरी कीनिया से हटाकर दक्षिण कीनिया और उत्तरी तंजानिया में समेट दिया गया। बहुत सारे चारागाहों को कृषि भूमि या शिकारगाह में बदल दिया गया। कीनिया में मासाई मारा व संबूरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेगेटी पार्क जैसे शिकारगाह बनाए गए। चारे की कमी और चारागाहों का स्तर गिरना एक स्थायी समस्या बन गई। चारागाहों के लिए भी आरक्षित सीमा तय कर दी गई थी। उन्हें उस सीमा से बाहर जाने पर सजा दी जाती थी। मसाई समुदाय 2 वर्गों में बटा था, वरिष्ठजन तथा योद्धा। औपनिवेशिक शासन की पाबंदियों तथा नए नियमों ने इनके बीच उम्र के
फासले को मिटा दिया तथा अमीर और गरीब में भेदभाव बढ़ गया। किसान और काश्तकार। इंग्लैंड में खुले खेत, बाड़ाबंदी नहीं और साझी का या मुक्त जमीन की प्रथा थी, जिसमें एक सभा बुलाकर सभी ग्रामीणों को जमीन आवंटित की जाती थी। 16वीं शताब्दी के बाद जमीनों की बाड़ाबंदी शुरू हो गई तथा साझा जमीन को काट छाँट कर अलग किया जाने लगा। 18वीं शताब्दी के आरंभ तक बाड़ाबंदी की रफ्तार धीमी थी, पर मध्य तक आते आते यह समस्त देहात में पहुंच गई। 1750 से 1850 तक 60 लाख एकड़ जमीन पर बाड़ाबंदी की गई तथा ब्रिटिश संसद ने इसे वैधता प्रदान करने हेतु 4000 से अधिक कानून पारित किए। अनाज की बढ़ती मांग। 1750 से 1900 के बीच इंग्लैंड की आबादी 4 गुना बढ़ गई। औद्योगिकरण के चलते लोग गांवों से शहर की तरफ जाने लगे। इस प्रकार खाद्यान्नों के लिए वो बाजार पर निर्भर हो गए तथा मांग के साथ खाद्यान्नों के दाम भी बढ़े। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस से युद्ध शुरू हो गया, जिससे आयात सहित व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिसका फायदा जमींदारों और भूस्वामी ने उठाया। उन्होंने बड़े पैमाने पर बाड़ाबंदी कर फसल उगाना शुरू किया। साथ ही बाड़ाबंदी कानून के लिए संसद पर भी दबाव बनाया। गरीबों पर प्रभाव। बाड़ाबंदी से भूस्वामियों की तिजोरियां तो भरने लगी, पर गरीबों को जमीन से बेदखल कर दिया गया। उन्हें हर वस्तु खरीदनी पड़ती थी और महंगाई के कारण वे खाने को मोहताज हो गए। गरीब मध्यवर्ती क्षेत्रों से दक्षिणी प्रांतों की ओर जाने लगे, जहां मजदूर की मांग थी। गरीब के लिए कम अनिश्चित रोजगार, असुरक्षित और आय अस्थिर हो गई थी। थ्रेसिंग मशीन का आगमन। नेपोलियन ने जिस समय इंग्लैंड से युद्ध छेड़ा था, उन दिनों खाद्यान्नों के दाम काफी ऊंचे थे और काश्तकार जमकर मुनाफा कमा रहे थे। युद्ध समाप्ति के बाद सैनिकों के पास काम का अभाव था और यूरोप से खाद्यान्नों का आयात कर बढ़ गया था। काश्तकार मजदूरों की जगह थ्रेसिंग मशीन इस्तेमाल करने लगे थे, जिससे मजदूरों की संख्या और दिहाड़ी दोनों घटने लगी। निष्कर्ष। इंग्लैंड पर आधुनिक कृषि का प्रभाव। मुक्त खेत समाप्त हो गए और किसानों के पारंपरिक अधिकार छिन गए। अमीर किसान पैदावार बढ़ाकर और अनाज बेचकर मोटा मुनाफा कमाने लगे। गांव के गरीब बड़ी संख्या में शहरों में पलायन करने को बाध्य हुए। कुछ लोग मध्यवर्ती क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिणी प्रांतों का रुख करने लगे, क्योंकि वहां खेतिहर मजदूरों की मांग अधिक थी। मजदूरों की आय का ठिकाना न रहा। रोजगार असुरक्षित और आजीविका के स्रोत अस्थिर हो गए। अमेरिका। 18वीं सदी के अंत तक अमेरिका के 80 करोड़ एकड़ जमीन पर जंगल था तथा 60 करोड़ एकड़ भूमि पर सिर्फ घास उगती थी। 1780 के दशक तक श्वेत अमेरिकी पूर्वी तट की एक संकरी पट्टी तक
ही सीमित थे। मूल निवासी बड़े बड़े समूहों में रहते थे जो सिर्फ शिकार करके, खाद्य पदार्थ बिनकर और मछलियाँ पकड़कर गुजारा करते थे। कुछ लोग मक्का, फलियों, तंबाकू और कुम्हड़े की खेती करते थे। 20वीं सदी तक आते आते श्वेत अमेरिकी पश्चिमी की ओर फैल गए थे और वहाँ जमीन को कृषि योग्य बना लिए थे। मूल कबीले को विस्थापित कर ये स्थायी रूप से खेती करने लगे थे तथा विश्व बाजार में अमेरिकी की तूती बोलने लगी थी। पश्चिम की ओर प्रसार तथा गेहूं की खेती 1775 से 1783 तक चले। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और संयुक्त राज्य के गठन के बाद श्वेत अमेरिकी पश्चिम की ओर बढ़ने लगे थे। 1800 में थॉमस जेफरसन के राष्ट्रपति बनने तक लगभग 7 लाख श्वेत दर्रों के रास्ते अपलेशियन पठारी क्षेत्र में बस चुके थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने 1800 के बाद के दशकों में औपचारिक नीति बनाकर अमेरिकी इंडियनों को पहले मिसिसिपी के पार और बाद में और भी पश्चिम की ओर खदेड़ना शुरू कर दिया गया था। 1820 से 1850 तक प्रवासियों ने मिसिसिपी की घाटी में पैर जमा लिया था। उन्होंने जंगलों का सफाया कर मक्का और गेहूं की खेती शुरू कर दी थी। गेहूं उत्पादक किसान 19वीं सदी के आखिरी सालों में अमेरिका में गेहूं उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई। शहरी आबादी बढ़ने से मांग बढ़ी और रेलवे के विस्तार से गेहूं को पूर्ति तट तक ले जाना आसान हुआ, जिससे उत्साहित होकर किसानों ने गेहूं उत्पादन पर खूब जोर दिया। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने तथा रूसी गेहूं आपूर्ति पर रोक लगने से पूरा विश्व गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर हो गया था। राष्ट्रपति विल्सन ने कहा, खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा। 1910 में अमेरिका की 4.5 करोड़ एकड़ जमीन पर गेहूं की खेती होने लगी और गेहूं उत्पादन का क्षेत्रफल 9 साल से बढ़कर 7.4 करोड़ एकड़ यानी 65% अधिक हो गया। नई तकनीक का आगमन 20वीं सदी की शुरुआत में गेहूं की खेती के लिए ट्रैक्टर और डिस्क हलों का उपयोग किया जाने लगा। 1831 के बाद कंबाइंड हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल कटाई में किया जाने लगा। गरीब जनता की दिशा। गरीब किसानों के लिए मशीनें बर्बादी बनकर आईं, जिन्होंने ऋण लेकर मशीन तो खरीदा पर गेहूं के दाम गिरने से ऋण चुका न सके और जमीनों से हाथ धो बैठे। मजदूरों की जरूरत काफ़ी कम हो गई थी। महायुद्ध के उपरांत गेहूं खरीदने वाला कोई नहीं था और 1980 के आर्थिक मंदी से जनता गरीब त्रस्त थी। इतिहास और खेल। क्रिकेट की कहानी। 500 साल पहले इंग्लैंड में क्रिकेट का जन्म हुआ और 17वीं सदी में लोकप्रिय हुआ। क्रिकेट का कानून सबसे पहले 1744 में लिखा गया।
दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हेम्बल्डन में 1760 में बना और मेरीलीबॉन क्रिकेट क्लब की स्थापना 1787 में हुई। वेस्टइंडीज का पहला गहरा गोला क्लब 19वीं सदी के अंत में बना। भारत में क्रिकेट का पहला सबूत 1721 में मिला। पहला भारतीय क्लब कलकत्ता क्लब 1792 में बना। पहले भारतीय समुदाय के रूप में पारसियों ने 1848 में बम्बई में पहला क्रिकेट क्लब बनाया। पहले भारतीय क्रिकेट क्लब का नाम ओरिएंटल क्रिकेट क्लब 1848 बम्बई में। भारत के पहले टेस्ट कप्तान C.K. नायडू। टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत 1877 में। ICC का नाम 1965 में इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस किया गया। 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रथम एक दिवसीय मैच मेलबर्न में। प्रथम विश्व कप 1975 में। पहले हॉकी क्लब की स्थापना 1885 से 86 में कलकत्ता में। 1928 में ओलंपिक में भारत की हॉकी टीम सर्वप्रथम शामिल हुई। 1928 में से 1956 के बीच भारत लगातार 6 बार हॉकी ओलंपिक चैंपियन रहा। भारत ने इस बीच 24 मैच खेले, सभी जीते। 178 गोल। भारत को हॉकी में 1964 के टोक्यो ओलंपिक तथा 1980 में मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला।